हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसका नाम है सामाजिक और आर्थिक जीवन पार्ट 1, उसके आज हम 4th चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इससे पहले हम 3 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने विविधता के बारे में देखा। सेकेंड चैप्टर था जिसमें विविधता और कैसे उसके साथ भेदभाव होने लगता है, उसके बारे में देखा। उसके बाद थर्ड चैप्टर था सरकार के बारे में, जिसमें हमने सरकार के जो प्रकार होते हैं, जैसे लोकतांत्रिक सरकार है और जहाँ लोकतंत्र है और कहाँ कहाँ राजतंत्र है, उसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, तो उसमें हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में देखेंगे, जिसमें लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। उनके बाद अगर जो मतलब लोकतांत्रिक सरकार होती है, उन्हें प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और उन्हें सफल बनाने के कौन कौन से कारक हैं, और उन्हें विफल बनाने के कौन कौन से कारक हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि अगर लोकतांत्रिक सरकार है वो सब जगह सफल ही हो, कहीं कहीं वो विफल भी होती है। तो उन्हें सफल बनाने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जहां अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है तो वहां पे क्या होता है, और जहां है और वहां पे क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, मतलब एक दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम है माया। उसकी स्टोरी के थ्रू हम पूरे लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व है उसको समझेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इससे पहले वाले तीनों चैप्टर देख लेते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो इन्हें अच्छे से समझने के लिए बेटर यही रहेगा कि आप पहले वो देखें, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ें। और इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आप इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा, जिससे जब आप फ्यूचर में रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन में थोड़ा सा मतलब इजी रहेगा रिवीजन करना। क्योंकि लास्ट टाइम में आप पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। और अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर ये वर्ल्ड मैप दिया गया है, ठीक है। उसमें ये सा मतलब रफली ही है। उसमें आप देख सकते हैं कि भारत किधर है, और एक दिया गया है दक्षिण अफ्रीका। भारत जो एशिया उपमहाद्वीप में है, और दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका सॉरी एशिया महाद्वीप में है और कॉन्टिनेंट में है, और दक्षिण अफ्रीका जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, जो आपको पता हो तो महात्मा गांधी ने भी यहाँ पे आंदोलन चलाए थे गोरे के अगेंस्ट। क्योंकि वहां पे श्वेत और अश्वेत यानी जो गोरे और काले होते हैं उनमें जो गोरे लोग होते हैं वो काले लोगों के साथ काफी भेदभाव रवैया अपनाते हैं। तो इसके विरोध में गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह भी किया था, भारत में करने से पहले। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत श्वेत मतलब जो गोरे हैं, और अश्वेत यानी मतलब यहाँ पे गोरे और काले का जो मतलब दिया गया है ना, वो त्वचा का रंग है, ठीक है। जो दिखने में गोरे हैं वे श्वेत, और जो दिखने में काले हैं वे अश्वेत, और जिनका रंग सांवला है वो भारत के हैं। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। मतलब उसमें जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं और कुछ फोटोज थे वो उसमें उस बॉक्स रजिस्टर में थे। उनमें एक 15 साल की स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। जो स्कूल जाता है लड़का, उसकी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसकी माँ से पूछने पर उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन है। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी,
ठीक है, ये न्यूज़ थी जिसकी कटिंग उस रजिस्टर में दी गई थी। तो ये पढ़ के माया अपनी मम्मी से पूछती है कि उन्हें गोली आखिर क्यों मारी गई थी। तो माया की माँ ने उसे समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद कहने का मतलब क्या है कि जो त्वचा होती है ना, स्किन, उसकी कलर के बेस पे भेदभाव होता था। जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गोरे थे, जो श्वेत लोग थे, वे अश्वेत यानी काले लोगों पर अत्याचार तो करते ही थे, साथ साथ भेदभाव भी करते थे। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय और अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। मतलब जो जैसे अभी इंडिया में है, उसमें चमड़ी के रंग के हिसाब से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। पर दक्षिण अफ्रीका में काफी टाइम पहले तक भी ऐसा था कि श्वेत श्वेत से ही रिलेशन बनाएंगे, और उसमें किसी प्रकार का संबंध श्वेत अश्वेत, श्वेत भारतीय, इनका आपस में नहीं हो सकता था। इसकी परमिशन नहीं थी। ऐसा बाकायदा वहां पे कानून था। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब उन्हें अपने हिसाब से रहना पड़ता था। वो किसी और कलर की जैसे कि श्वेत है, वे श्वेत के पास ही रहेंगे, वे अश्वेत के पास नहीं जा सकते, उनके साथ नहीं रह सकते। तो माया को अपने उस कानून पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ऐसा कानून कैसे हो सकता है। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था, उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बड़ा गुस्सा था। नेचुरल सी बात है, अगर इस टाइप का अगर कानून है तो वहां के लोगों में इसके प्रति बहुत ही गुस्सा ही होगा। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे और उनकी गाड़ियां भी अलग होती थी। श्वेत की एक गाड़ी थी और अश्वेत की अलग गाड़ी थी, और हॉस्पिटल भी अलग थे। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ये सीधा सीधा भेदभाव जैसे होता आया है कि गाड़ियां अलग कर दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर उसमें आप कोई फैसिलिटी ही नहीं दे रहे हैं जो अश्वेत हैं, जो काले हैं जिन। और ये इसका कारण बस यही है कि आपकी स्किन का कलर कैसा है। अगर आप इंटेलिजेंट है, आप में टैलेंट है, पर आप काले हैं, तो आपको भेदभाव का शिकार करना पड़ेगा। ऐसा कानून था। उनके लिए रेल और बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों के लिए खेती के लिए सबसे घटिया जमीन। मतलब आप ये देखिए ना कि फैसिलिटीज में तो भेदभाव होता ही था, पर अगर कृषि कार्य कर रहे हैं तो अच्छी जमीन श्वेत को मिलती थी और घटिया जमीन अश्वेत को मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता है। मतलब इसमें इंडियन भी थे जो भेदभाव का शिकार होते थे। दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था, सोवेटो। वहां सिर्फ और सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। और जो हेक्टर पीटरसन जिसको गोली मार दी थी और जिसकी न्यूज की खबर उस रजिस्टर में माया को मिली थी, तो वह भी सोवेटो में ही रहता था। वहां के जो श्वेत लोग थे वे अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। मतलब जो भाषा श्वेत लोग बोलते हैं तो वे अश्वेत लोगों पर ये दबाव बनाते हैं कि तुम्हें उनकी ही भाषा बोलनी पड़ेगी जो अफ्रीकन्स थी। पर जो अश्वेत लोग थे वो अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। तो जो हेक्टर था वह अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था क्योंकि उसे जुलू सीखनी थी। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई, और उनमें उन्हीं गोलियों में से एक गोली हेक्टर को लगी। ये जो पूरी घटना है वह है 16 जून 1976 की। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया।
अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। ठीक है, इससे पहले वहां पे लोकतंत्र नहीं था, और जैसे ही लोकतंत्र आया 1994 में, उसके बाद से वहां पे जो रंग भेद वाला कानून था स्पेशली, वो हटा दिया गया और भेदभाव नहीं किया जाने लगा। ऐसा वहां पे कानून पास हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि अगर सरकार लोकतांत्रिक है, ठीक है, यानी किसी देश में लोकतंत्र है, तो इससे हमें क्या फायदा है। भागीदारी भागीदारी मिलती है। सबसे पहले हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। ठीक है, जैसे लोकतंत्र मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। ठीक है, तो हमारे देश में हर वर्ष चुनाव होते हैं, और लोकतंत्र में जो होता है वो लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिया में लोकतंत्र है, जनता अपना शासक खुद चुनती है। कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए हम डायरेक्ट वोट करते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, सांसद, उनको हम वोट देते हैं जिन्हें हम उचित समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो सांसद जिन्हें हमने वोट दिया है, वे जब कोई भी डिसीजन लेंगे तो जो जनता है जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, उनकी जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में जो यह अवधि है वो 5 साल की है। सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पर ऐसा नहीं कि वो 5 वर्ष होता ही है, ऐसा माना जाता है। पर अगर इससे पहले यदि अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए किसी सरकार के अगेंस्ट, और वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, उसके बाद अगर किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या उपचुनाव करवाने पड़े, तो ऐसी कंडीशन में टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। पर जनरली यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने की अवधि 5 वर्ष इंडिया में है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है, और अगर कोई सरकार फिर से सत्ता में आना चाहे तो नेचुरल सी बात है, उसे अच्छा काम करना पड़ेगा ताकि लोग उसे फिर से चुन सके। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब जैसे नियमित चुनाव नहीं होते तो जो जो नेता लोग हैं, सरकार है, वह अपनी मनमानी करने लगती। अगर जैसे हमने 5 वर्ष के लिए, जैसे हमारे संविधान में निर्धारित किया गया है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहेगा, सरकार का जो कार्यकाल रहेगा, वो 5 वर्ष का रहेगा। अगर हम ज्यादा करते तो सरकार को से लगता, उससे एक तरीके से सरकार आश्वस्त हो जाती है कि हमें अगर इतना लंबा टाइम यहाँ पे टिकना है तो हम थोड़ा सा भ्रष्टाचार करते हैं तो चल जाएगा। पर इतने कम टाइम के लिए अगर कोई पीएम या कोई सरकार ऐसा भ्रष्टाचार करेगी तो उसे बहुत जल्दी उसके पद से हटाया जा सकता है। अब है भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष में एक बार होता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। ठीक है, खाली वोट देने के नहीं, इसके अलावा भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। मतलब जैसे कि जो सरकार ने काम किया है उन्हें वे अच्छे से देखेंगे, फिर उसके बाद अगर ऐसा है कि किसी काम में कोई गड़बड़ी है तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं और अ, अपनी भागीदारी उसमें बना सकते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। जैसे 2005 में किराया बढ़ा तो लोगों ने जो था वो विरोध किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए।
सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिया कि लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। जैसे सरकार ने दाम बढ़ाए थे, पर इतनी बड़ी स्ट्राइक देख के सरकार को जो भाव है बिजली के वो कम करने पड़े। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। सीधी सी बात है, अगर जनता की बात नहीं मानेगी सरकार, तो जनता में इतनी पावर रहती है लोकतंत्र में कि वह जो देश का शासन व्यवस्था संभाल रहा है प्रधानमंत्री, तो वह उसे पद से भी हटा सकती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे अगर कोई सरकार कोई भी कानून पास करती है, अगर लोगों को वह उचित नहीं लगे, तो लोग क्या कर सकते हैं? धरने दे सकते हैं, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि चला सकते हैं। इससे सरकार को ये समझ आ जाएगा कि जो उसने कानून पास करने का वो विचार कर रही है वो लोगों को नहीं समझ आ रहा है, तो उसे वापस लेना भी पड़ सकता है। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं, उन्हें सामने लाया जाता है। इससे जनता अपनी मांग भी सामने रख सकती है कि इससे उनकी राय भी मिल जाती है कि जो सरकार सोच रही है तो जनता को वो सही लगता है कि नहीं। तो ये सारे एक माध्यम है। आप जैसे इसमें देख सकते हैं, ये आपके सामने ये पोस्टर भी दिया गया है। ये सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे, ये उसके नहीं है, ये इसके जिस टाइप के पोस्टर होते हैं वे आपके सामने दिए गए हैं। अब है अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे जो भी सरकार कामकाज कर रही है उसकी खबर आप अखबार से ले सकते हैं, जो मैगजीन्स आती हैं उससे ले सकते हैं और टीवी के माध्यम से आप ले सकते हैं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि सरकार क्या काम कर रही है। यहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। जैसे कि यहाँ पे वर्ग की बात की गई है कि ऐसा माना जाता है कि भागीदारी का मौका मिल रहा है, पर सभी वर्ग के लोगों को नहीं। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखिए, तो सरकार हो सकता है कि वो जो सोच रही है किसी भी बिल को लाने के लिए, तो वो वापस ले सकती है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। मतलब ये जो होती है, ये जो 4 कैटेगरी बताई गई, तो आंदोलन की भागीदारी इन्हीं के जरिए हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। क्योंकि अगर कोई सरकार करप्शन कर रही है और देश की जनता को लगे कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कर रही होगी, तो उस देश की जो लोकतंत्र की जो नींव होती है ना, वो इतनी मजबूत नहीं हो पाती। क्योंकि अगर कोई सरकार ऐसा काम कर रही है और जनता जागरूक होकर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले, तो वो जो सरकार है वो ऑटोमेटिक डरने लगेगी, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हम अगर ऐसे काम करते रहेंगे तो एक दिन जनता हमें हमारे पद से हटा भी सकती है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे, गांव की गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किसके लिए निकाला गया। ये तो चलो एक नॉर्मल बात हो गई कि जुलूस निकल रहा है, तो जरूरी नहीं है, पहले हमें उसका कारण जानना चाहिए, फिर उसके बाद में अगर हम चाहें तो हम उस जुलूस का हिस्सा ले सकते हैं। उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। अगर वह सही काम कर रही होगी तो न तो हम जुलूस निकालेंगे, न ही हम धरना देंगे। अब है विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसी समस्याएं होती है जिनको खाली
हम मौखिक रूप से हल करने बैठे तो उसका समाधान हमें नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत बार हिंसा भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है, क्योंकि इसमें समूह बन जाते हैं ना। एक को लगता है कि अगर इसे दबाना है तो हम बल का इस्तेमाल करें। अब विवाद कब होता है? विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 1 में देखा था विविधता के बारे में। उसमें क्या होता है, जैसे विविधता का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न यानी अनेक प्रकार के। तो भारत में अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, जो अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं, उनका रहन सहन अलग अलग है। तो भारत में एक तरीके से विविधता है। तो और इतनी विविधता होते हुए भी भारत के लोगों में एकता भी है, मतलब विविधता में एकता। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे कैसे विविधता भेदभाव का रूप लेने लगती है। ठीक है, तो अगर जब भेदभाव होता है तो उसमें क्या होता है कि एक विवाद के उभरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो विभिन्न तरीके के जो लोग हैं, जिनकी संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, आर्थिक पृष्ठभूमि अलग है, वो किस एरिया से आए हैं, किस क्षेत्र से आए हैं, वो अलग अलग है। अगर वे आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो विवाद उत्पन्न होता है, सीधी सी बात है। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसे कि एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो चलो ठीक है, पर अगर भेदभाव होगा तो भी विवाद उत्पन्न होगा। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं हमारे कुछ बोलने से हमको कुछ नुकसान न हो जाए उनके द्वारा की गई हिंसा में। तो इसमें क्या होता है कि लोगों के मन में भय और असुरक्षा की भावना भी आती है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह इन विवादों का समाधान करे, क्योंकि लोकतंत्र है ना भाई। तो आप एकदम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर आप कर भी रहे हैं तो सरकार को यह अधिकार है और उसका कर्तव्य है कि वह इन विवादों को रोके, उनका समाधान निकाले। आइए अब हम अपने आसपास में भी ये देख सकते हैं कि कहीं कोई विवाद हो रहा है, और अगर विवाद हो भी रहा है तो उनका निपटारा कैसे होगा। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। जैसे कि धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मोस्टली ये जो विवाद होते हैं भारत में वो हिंदू मुस्लिम नाम के होते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिनकी डेट आसपास होती है या सेम होती है, तो उसमें जुलूस का जो रास्ता है वो डिसाइड करने में बहुत बार विवाद होता है कि किस रास्ते से यह जुलूस निकलेगा। और कई बार इतनी हिंसा होती है कि लोगों का भी नुकसान हो जाता है। कभी कभी लोग जो होते हैं जुलूस के, वो उत्तेजित भी हो जाते हैं और जुलूस पर पत्थर फेंकते हैं या फिर उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जो सरकार है, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। मतलब अब इसमें ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम खाली थ्योरी पढ़ते रहें। अगर कभी प्रैक्टिकल में भी करना पड़े तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, तो जो पुलिस होती है वो ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करती है कि ये जो टकराव की स्थिति है वो पैदा ही ना हो, हिंसा ही ना भड़के। ठीक है, नदियां भी बहुत बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां जो होती है वो एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है, और जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी के बंटवारे का विवाद बन जाता है। अब जैसे साउथ में किसी दो स्टेट की कॉमन नदी है, ठीक है, पर कौन सी नदी किस स्टेट में ज्यादा पानी दे रही है, कहाँ से उद्गम हो रहा है, तो उस बेसिस पे भी विवाद होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ज्यादा पानी हम करें जिससे सिंचाई भी
होगी और उनके लिए काफी काम में रहेगा। अब जैसे आपने एक फेमस एग्जाम्पल पढ़ा होगा कावेरी नदी का, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहती है। अब जो कर्नाटक का जो कृष्ण राधा सागर बांध है, वह भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है और इस पानी से बेंगलोर शहर की जरूरतें भी पूरी होती है। ठीक है, तो तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इस पानी के माध्यम से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो मतलब ये जो है वो एक नदी है, वह दोनों स्टेट में बहती है। ये देखिए, आप कावेरी नदी को देख सकते हैं। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। जैसे कि इसमें विवाद का कारण क्या है, ये जो दोनों बांध के नाम अभी हमने ऊपर देखे, वो दोनों एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। ये तो चलो ठीक है, वह छोर अलग अलग हैं, पर ये विवाद का कारण तो बनता ही है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। मतलब एक बांध में पानी तभी आएगा जब दूसरे से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। तो इससे क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा, ताकि राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना चाहिए या कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। ठीक है, अब हम देखेंगे समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय, लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध होना। यानी न्याय उचित ढंग से हो और जो लोकतंत्र है उसके प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अस्पृश्यता जो छुआछूत होती है की प्रथा पर अब क्या है कि कानून द्वारा रोक तो लगा दी है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति की सुविधाओं से वंचित रखा गया, क्योंकि उन्हें छुआछूत की भी भेदभाव सहन करना पड़ता था। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक भी नहीं दिया जाता था। उन्हें जो सार्वजनिक जो मंदिर होते हैं उसमें एंट्री इनकी निषेध थी, वे अंदर नहीं जा सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो फुल भेदभाव हो ही रहा था, क्योंकि ये जो लोग हैं ऊंची जाति के, उन्हें लगता है कि निम्न जाति के जो लोग हैं वे सही नहीं हैं। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग सड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि लड़कों को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया जाता है। यह धारणा बन गई, पर ये जो धारणा है वह गलत है और ये अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। तो इसका मतलब काम तो सरकार को ही करना है, भले कुछ भी हो। जैसे सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने के प्रावधान किए, क्योंकि ये जो बालिकाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वे पढ़ नहीं पाती क्योंकि घर की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। तो इसीलिए सरकार उन्हें फीस खत्म कर देती है या तो फिर कम कर देती है या अदा खुद ही कर देती है। तो इस प्रकार क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 यहीं पूरा होता है। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।